एक लड़के की 2 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन 2 साल से वह अपनी पत्नी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता है। लेकिन जैसे नया साल आता है तो नए साल को वह अपने दोस्तों से, जब उसके दोस्त पार्टी के लिए उसे बुलाते हैं तो यही कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया साल मनाऊंगा। अब इस बात को सुनकर उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। साथ ही में जो उसकी पत्नी वहां पर खड़ी हुई थी, जहां पर वह फोन से बात कर रहा था, वह भी पूरी तरह से हैरान होकर उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। इसके बाद वह फोन तो काट देता है और अपनी पत्नी के सामने आंखों में आंसू लेकर रो रो कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो अब तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद पत्नी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन था वह लड़का और किस वजह से शादी के 2 साल बाद तक भी अपनी पत्नी से दूरियां बनाकर रखा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके लड़के हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम प्रवीण होता है, जो कि सरकारी नौकरी में लग चुका है, और छोटा वाला लड़का जिसका नाम सोनू होता है। प्रवीण जो होता है उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम नीलम होता है और नीलम से उसकी शादी करा दी जाती है। नीलम जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसका शरीर भी पूरी तरह से सुडौल था। अब यहाँ पर उसकी प्रवीण से शादी हो गई थी और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सरकारी नौकरी थी, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो प्रवीण जो होता है उसके पास गाड़ी, बुलेट, मोटरसाइकिल, ढेर सारे ऐसे साधन थे जिन साधनों को कभी जब छोटा भाई छूने की कोशिश किया करता तो वो उसे धमका दिया करता, कहा करता कि नहीं, तू बेरफ्तार के हिसाब से चलाएगा और हिसाब किताब से चलाना होता है इनको, तुझे अभी ये नहीं दूंगा, क्योंकि अभी छोटा भाई ज्यादा उम्र का नहीं था। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जैसे प्रवीण और नीलम की शादी को लगभग 2 साल बीतते हैं तो उसी दौरान इस परिवार को एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है एक हादसे की वजह से, और उसके बाद नीलम भरी जवानी में विधवा हो गई थी। परिवार के अंदर एकदम से शोक की सी लहर दौड़ जाती है और उसके बाद चारों तरफ इस बात की त्राही त्राही हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब परिवार शोक से उबरता है तो उसी समय उनके सामने एक और बात आती है कि जो प्रवीण की नौकरी थी वह अब नीलम को मिलेगी, लेकिन उसके लिए अगर वो दूसरी जगह शादी करती है तो शायद उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अब परिवार वाले ये बात सोचते हैं कि सरकारी नौकरी बार बार तो मिलती नहीं है और परिवार के अंदर सरकारी नौकरी होगी तो जीवन आराम से व्यतीत होगा, और इसी वजह से वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और वो कहने लगते हैं कि अरे चिंता की कौन सी बात है, आपके घर में एक और बेटा भी तो है, उसकी शादी इससे करवा दो तो नौकरी भी घर के अंदर रहेगी और ये बहू भी घर के अंदर ही आएगी, क्योंकि अच्छी बहू है और ऐसी बहू मिलती नहीं है ढूंढने से भी। इस बात को सुनकर परिवार वाले तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो पहले इस बारे में नीलम से पूछने का फैसला करते हैं। इधर जो नीलम होती है वो भी अब तक इस बारे में काफी कुछ सोच चुकी थी, और जब घर वाले उसके ये बात पूछते हैं कि बताओ क्या करना है, क्या तुम उससे शादी कर सकती हो, तो पहले तो वो चुपचाप रह जाती है। लेकिन जब घर वाले बार बार पूछते हैं तो वो भी एक ही बात कहती है कि मुझे भी इस घर से दूर जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सीधा साधा इशारा था कि वह छोटे देवर सोनू से शादी करने के लिए तैयार है, और उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह अब सोनू से जाकर पूछते हैं। सोनू जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से मना कर देता है, क्योंकि उसकी भाभी में और उसमें लगभग 6 साल का फर्क था। भाभी उससे 6 साल बड़ी थी और इसी वजह से वो मना करता है। कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से शादी करूंगा, जहां पर कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी और मैं उससे शादी भला क्यों करूं। तो घर वाले उसे बताते हैं, देख तेरे बड़े भाई की अच्छी खासी सामान है, यानी कि बाइक भी है, गाड़ी भी है, अगर तू उसे शादी करता है तो वो सारे सामान तुझे यूज करने के लिए मिल जाएंगे, और ऊपर से सरकारी नौकरी है तो रुपए पैसों की भी तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो सोनू होता है वो इस बात को गहराई से सोचता है, ऊपर से सरकारी नौकरी का सवाल भी था तो वह इस बात के लिए हामी भर लेता है। लेकिन वह मनी मनी फैसला भी करता है कि वह उससे दूरियां बनाकर रहेगा, ये तो केवल घर वालों की फॉर्मेलिटी के लिए है। उसके बाद जब घर वालों से वह हामी भर लेता है तो यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन जो सोनू होता है वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता है, और वह तो उन पैसों से जो सरकारी नौकरी से आया करते हैं उन पैसों से बाहर जाया करता और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करता। कॉलेज में भी उसके दोस्तों को पता चलता है कि इसकी शादी हो गई है, लेकिन वो साफ साफ बोल देता है कि देखो वो कोई मेरी पत्नी नहीं है, वो तो सरकारी नौकरी की वजह से और सारे सामानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना हम लोग ऐसा नहीं करते। दोस्त भी जो होते हैं वो भी इस बात को समझ जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो सोनू होता है उसकी मुलाकात कॉलेज के अंदर एक लड़की से होती है और उसके साथ वो प्रेम प्रसंग बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की के साथ वो रहने लगता है तो
तभी सोनू का एक जो दोस्त होता है वह उसे जाकर ये सारी सच्चाई बता देता है कि इसकी तो शादी हो गई है, इसके चक्कर में कहां पड़ रही हो। इस बात को सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद जब सोनू एक बार उससे मिलने के लिए जाता है तो जो लड़की होती है वह उसे धमकाकर वहां से भगा देती है। कहती है कि जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम उसी के साथ रहो। सोनू उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो हमारी शादी ऐसी नहीं है, केवल समझौता है और तुम इस बारे में चिंता मत करो। लेकिन तभी वह लड़की कहती है कि देखो तुम इस तरह से अपने घर वालों को और उस पत्नी को धोखा नहीं दे सकते जिससे तुम्हारी शादी हो गई है। अगर मंदिर के अंदर शादी हुई है तो शादी को खेलवान नहीं हुआ करता। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर वह लड़की उसे वहां से भगा देती है और इसके बाद सोनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोनू वहां से फौरन अपने घर वालों के पास आता है और उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाने लगता है। जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा ही हुआ करता है, ऐसा मत कर। लेकिन वह और भी ज्यादा उन्हें चिल्लाने लगता है और इसके बाद जो घर वाले होते हैं वह उल्टा उसे धमका देते हैं। कहते हैं कि देखो जबरदस्ती तो हमने तुमसे नहीं कहा था, तुम्हें ही शौक था सभी सामानों को अच्छी तरह से यूज करने का, तो उस सामान को यूज करने की कुछ ना कुछ कीमत तो दी जानी चाहिए और वही तुम भुगत रहे हो। हमने तुमसे नहीं कहा था और तुम 20 साल से ऊपर के थे, अगर तुम मना कर देते तो हम कोई तुम्हारी जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। इस बात को सुनने के बाद सोनू एकदम से चुप रह जाता है और उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें अब इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद जो घर वाले होते हैं वो सोनू से मतलब छोड़ देते हैं और जो सोनू होता है वो घर के अंदर ऐसे रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो घर वाले होते हैं वो नीलम से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर जो नीलम होती है वो घर की एक महिला से कह देती है कि हमारा कोई रिश्ता विस्ता नहीं चल रहा है, ये मेरे पास ही नहीं आया करता और मैं जबरदस्ती तो इसके साथ रिश्ता नहीं बना सकती। इस बात को सुनकर ये बात पूरे परिवार में फैलती है और जब परिवार वाले ये देखते हैं कि ऐसा हो गया है तो उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना इनको बाहर अलग से भेज दें और एक साथ रहेंगे तो हो सकता है इन दोनों के बीच में भावनाएं जग जाएं और ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगें। ऐसा सोचकर जो घर वाले होते हैं वह अब उस लड़की जो नीलम होती है उसे उस जगह पर एक क्वार्टर लेने के लिए कहते हैं और वहीं पर सोनू को उसके साथ भेजने लगते हैं। सोनू पहले तो मना करता है लेकिन तभी घर वाले धमकाकर उसे भेज देते हैं। कहते हैं कि जो पैसा तू खाया करता है उस पैसे के लिए कमाना भी पड़ता है और कमाने के लिए इसे वहीं पर रहना होगा। यहाँ पर रोज आना जाना बहुत ही खतरनाक है और तू उसके साथ वहीं पर रहेगा ताकि घर की महिला की देखरेख हो सके। इसके बाद जो सोनू होता है वो घर वालों के कहे अनुसार वहां पर रहने तो लगता है लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ भी पति पत्नी जैसा नहीं होता, केवल वो तो एक दूसरे से मतलब सिर्फ बात किया करते थे। हालांकि नीलम तो राह देखा करती है कि कब वो अपनी तरफ से पहल करे, लेकिन वो अपनी तरफ से पहल नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से नीलम के पेट में दर्द होने लगता है। जब वह डॉक्टर साहब को चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो पथरी हो गई है। इसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा और यहाँ पर नीलम का ऑपरेशन भी हो जाता है। घर वाले आते हैं, उसका ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन कराने के बाद उसे यहीं पर छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब तो ये इसकी देखरेख करेगा और देखरेख में इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी। लेकिन जब घर वाले यहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद जो सोनू होता है वो बिल्कुल भी उसकी देखरेख नहीं करता है और उससे मूसा मोड़ लेता है। यानी कि कभी जब नीलम लेटी रहा करती और कहा करती कि मुझे पानी चाहिए तो वह वहां से निकल जाया करता। इन सभी चीजों को देखते हुए जो नीलम है वो काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने परिवार वालों के पास फोन कर देती है। कहती है कि अगर इस तरह से मैं यहाँ पर रही तो मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है, मेरे जीवन भी बर्बाद हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन में वो बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। घर वाले जो होते हैं उन्हें उन क्वार्टर से वापस घर ले आते हैं और घर पर ही उसका जो ऑपरेशन होता है उसके परहेज वगैरह बनाए जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब जो घर वाले होते हैं वो सोनू से और भी ज्यादा दूरियां बना लेते हैं और बिल्कुल भी उससे बातचीत नहीं किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब तक जो नीलम होती है वह भी अपनी कोशिशों को करना छोड़ देती है। यानी कि अब तक वो जितना भी सब्र कर रही थी और सोच रही थी कि कभी ना कभी तो हम एक होंगे, उन सभी बातों को करना छोड़ देती है और वह भी सोनू की तरफ ना तो देखा करती है ना ही उससे बातचीत किया करती है। सोनू जो होता है वह घर के अंदर चुपचाप आया करता और जो पैसे उसे चाहिए होते हैं जहां पर रखे हुआ करते वहां से निकाल कर ले जाया करता। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद सोनू की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल सोनू उस बाइक को लेकर जब घूम रहा था तो उसी दौरान अचानक से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसके पैर में बहुत गंभीर फ्रैक्चर आ जाता है। उसके बाद जो सोनू होता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो डॉक्टर साहब होते हैं उसका ट्रीटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि पैर पर ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए। सोनू अब बिस्तर पर पड़ जाता है और जब घर वाले उससे मुंह मोड़ चुके थे उसी समय पर जो उसकी पत्नी होती है यानी कि नीलम जो थी उसकी पहले भाभी थी अब पत्नी हो गई है, वह अपने काम से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेने के बाद सोनू की अच्छी तरह से देखरेख करती है क्योंकि जो भी हो था तो वो उसका पति ही।
उसके बाद वह सोनू की देखरेख करती है, लेकिन यहाँ पर जब वह सोनू की देखरेख करती है तो सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जो कुछ भी उसने अब तक नीलम के साथ किया था, नीलम बार बार उसे इंडिकेट किया करती कि वो उसके पास आए, लेकिन वो उसके पास नहीं आता है। और इन सभी बातों को देखकर सोनू मन ही मन काफी ज्यादा लज्जित होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सोनू के परहेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। जब उसके परहेज कंप्लीट हो जाते हैं तो जो नीलम होती है दोबारा से अपनी नौकरी पर जाने लगती है और नॉर्मल तरीके से दिनचर्या चलने लगती है। लेकिन वहीं पर सोनू के अंदर बहुत कुछ बदल गया था और वह नीलम की तरफ देखा करता था, लेकिन नीलम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा करती है और उस जगह पर जहां से वो पैसे लिया करता था वहां पर लगातार पैसे रखती रहती है जब उसे खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। जो सोनू होता है मन ही मन काफी ज्यादा परेशान होता है और बहुत सारी बातें सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने से जाकर अपनी पत्नी को ये बोल सके कि अब मैं तुम्हारे साथ सही तरह से रहूंगा। धीरे धीरे जब नया साल का दिन आने वाला होता है तो जो सोनू के दोस्त होते हैं कॉलेज के, वो एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी के अंदर सोनू को वो बुलाने के लिए कहते हैं। सोनू जो होता है उसके पास फोन आता है और फोन को उठाने के बाद जैसे वो उनसे बात करता है तो वो लोग कहते हैं कि आजा भाई, अब पार्टी करनी है। लेकिन जब सोनू अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो उसी कमरे के अंदर जो नीलम होती है वो भी थी और तभी एकदम सोनू जो होता है उसकी नजर नीलम पर पड़ती है और वह एकदम से अपने दोस्तों से कहता है कि नहीं यार, इस बार नया साल तुम अपने आप ही मनाओ, मैं तो इस बार का नया साल अपनी पत्नी के साथ मनाऊंगा। ये बात सुनकर दोस्त पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई तू कह क्या रहा है, तूने तो कहा था कि वो केवल फॉर्मेलिटी थी और तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई। इधर यहाँ पर जो पत्नी होती है नीलम, वह भी सोनू की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती है कि आज इसे हो क्या गया है। उसके बाद दोस्तों से कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, मैं घर पर ही मनाऊंगा, आप लोग अपना एंजॉय करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वो दोस्तों का फोन तो काट देता है, लेकिन वहीं पर अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। पत्नी जो कि असमंजस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, उसके बाद वो उसके पास जाता है और एकदम से अपनी आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि नीलम मुझे माफ कर दो, मैंने ना बहुत बड़ी गलती की है और गलती क्या, मैंने तो पाप किया है। ऐसा कहते हुए वो घुटनों पर बैठ जाता है और घुटनों पर बैठकर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। इधर जो नीलम होती है जिसने अब तक सब्र बांधे रखा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपने पति को कंधों से पकड़कर उठाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर अब तुम सुधरना चाहते हो तो अभी काफी है और हम लोग आज से भी एक साथ रह सकते हैं। उसके बाद सोनू और नीलम एक साथ अपने जीवन को निर्वाह करते हैं जिस तरह से पति पत्नी किया करते हैं। और जब घर वालों को यह बात पता चलती है तो घर वाले भी इस बात से बड़े खुश होते हैं। यहाँ पर आज के समय में यानी कि ये नया साल था 2025 का और अब तक वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।